पानी नहीं पिलाया जाता कि पेट बढ़ जाएगा, घी पिलाया जाता है कि रिकवरी फास्ट होगी। आप सोचिए कि डिलीवरी के अगले दिन जब मैं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ पानी पियो और मैं रूम से बाहर आती हूँ ना, तो उनकी मदर्स बोलती है कि ये तो डॉक्टर है, हम एक्सपीरियंस्ड है, तो वो पानी वापस ले लेते हैं। अच्छा, पीने नहीं देते? पीने नहीं देते। हॉस्पिटल में आने के बाद भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर होता है क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ बीमारियाँ आनुवांशिक चलती हैं, जेनेटिक। फैमिलीज़ में रन करती हैं। तो यदि कंसैंग्विनियस मैरिजेज़ होंगी, रिलेशन में मैरिजेज़ होंगी, तो वो बीमारियाँ क्योंकि क्रोमोसोम इकट्ठे होंगे, तो जेनेटिक्स की जो बीमारियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इस आधुनिक दौर में एक समस्या और आती है, इसको समस्या कहें या वैसे कहें, यदि कोई घर में धार्मिक कार्यक्रम है, तो उस समय टैबलेट लेते हैं जिससे वो पीरियड्स की डेट आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है, ये सही है? तो ये बहुत प्रचलित था कि मंदिर नहीं जाना, हाथ नहीं लगाना। इनफैक्ट सुबह तुम्हारी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हें देख लिया तो हमें पीरियड आ जाएँगे। तो हम तभी भी लड़ते थे और अभी भी इस बात के लिए बहुत लड़ते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कीजिए ताकि बच्चे में जो होने वाला जॉन्डिस है, सर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता तो बच्चे में जॉन्डिस बहुत कॉमन है। अगर आपने सुना हो, हर तीसरे बच्चे को फोटोथेरेपी क्यों लगती है? क्योंकि उसे टाइमली ब्रेस्ट फीड नहीं कराया जाता। तो ये मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है। आजकल हम एंटीनेटली ही 9 मंथ्स जब आती है लड़कियाँ, तो मोटिवेट करना चालू करते हैं। उन्हें बोलते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग पोस्चर्स के बारे में पढ़िए। एक डॉक्टर्स पर बड़ा आरोप लगता है कि इन्वेस्टिगेशंस बहुत कराते हैं, इनसे डॉक्टर्स को बड़ा कमीशन मिलता है, सोनोग्राफी बार-बार कराते हैं। क्योंकि हर चीज़ धर्म से जोड़ दो ना, तो वो बहुत चलती है सर इंडिया में, कि आप हाथ मत लगाओ, भगवान नाराज़ हो जाएँगे। आप इसे मत छुओ, ये खराब हो जाएगा। पर ये एक्चुअली नहीं है, क्योंकि अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, कोई इतना काम भी नहीं करता सर पूरे दिन, कोई लगा नहीं रहता। तो ये टैबू है, अब हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम हर जगह जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। आप यकीन जानिए कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ डेथ है विमेन में कैंसर के लिए। वो सर्वाइकल कैंसर? बिल्कुल सर, उससे इसका प्रिवेंशन होगा। अच्छा। तो ये कितनी कमाल की चीज़ है। तो ये क्या एकदम 9 साल की यदि कोई बच्ची होगी और स्वस्थ है, बिल्कुल, उसको भी लगाना चाहिए? बिल्कुल सर। इसकी 2 डोज़ लगती हैं, 1 लगती है, फिर 1 महीने के अंतराल पर दूसरी लगेगी। अगर आप 15 साल के बाद इसे लगा रहे हैं, तो 3 डोज़ लगेगी। भारत में ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर आज भी खुलकर बात नहीं की जाती, और बात ना करने से पनपते हैं मिथक। वर्षों से चले आ रहे उन मिथकों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। जिस देश में जहां आज भी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक कार्यों से दूर रखा जाता है, वहां इस विषय पर बात करना भी आसान नहीं। जहां प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं, तो कुछ लोग एक्स्ट्रा पॉजेसिव भी हो जाते हैं। IVF, ICSI, एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग, पीरियड्स हो या प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो सारी बातें जो सामान्यतः फुसफुसा कर की जाती है, उन्हीं सारी बातों को खुलकर करने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैफ अली दादीच। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद BMR में आपका स्वागत है। डॉक्टर सैफ अली, आपका टॉक विद BMR में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगी आपका कि आप जनता की आवाज़ के रूप में आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जो भी प्रश्न जनता डायरेक्टली नहीं पूछ पा रही, वो आपके थ्रू आप मुझसे पूछें। मेरा पहला सवाल रहेगा कि एक लोगों में एक धारणा बन गई कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ जाते ही सिजेरियन होगा, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये क्या वास्तव में धारणा है या वास्तव में ऐसा है, क्या है? क्योंकि आप हमारी जब बात हुई तो आपने कहा कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कराने का मेरा एक पैशन सा है और मैं प्रयास करती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। सर देखिए, मेरी तो खुद की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और ऐसे बहुत से डॉक्टर्स भी हैं जिनके कि सिज़ेरियन होते हैं। तो हर चीज़ हम कोशिश करते हैं कि इंडिकेशन से की जाए, क्योंकि आजकल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं, मॉर्बिडिटीज़ बढ़ गई हैं, लाइफ़स्टाइल हमारी ऐसी हो गई है, वेट गेन बहुत होने लग गया, बीपी है, शुगर है, थायराइड पहले के कंपैरिजन में प्रेगनेंसी में ज़्यादा होने लग गए हैं। तो होता तो देखो सिज़ेरियन इंडिकेशन से ही है, लेकिन
लोगों को लगता है कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब आप बताइए कि 2 जान है हमारे हाथ में, हमें माँ भी सुरक्षित चाहिए, जी। हमें बच्चा भी सुरक्षित चाहिए। तो यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, तो हम इग्नोरेंट तो नहीं रह सकते ना सर। तो हम तो सिज़ेरियन इंडिकेशन से ही करते हैं, कोशिश भी यही करते हैं कि लोग जागरूक हों और ऐसा ना सोचें कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, आजकल ये भी देखा जाता है कि डिलीवरी की जो डेट दी जाती है, उससे पहले ही एक टाइम और एक दिनांक देख करके लोग पहले सिज़ेरियन करवा लेते हैं। सर ये बिल्कुल बहुत ही कॉमन ट्रेंड हो गया है और आपका नॉलेज और बढ़ा दूँ जी। कि सिज़ेरियन ही नहीं, आजकल हमें ये भी बताया जाता है कि हॉस्पिटल पहुँचने का मुहूर्त ये रहेगा, अच्छा। सिज़ेरियन का मुहूर्त ये रहेगा और घर भी हम इस तारीख को जाएँगे। तो इसमें तो देखो हमारा कोई रोल नहीं होता। लोग बहुत ज़्यादा आजकल इंटरनेट, मोबाइल, लड़कियाँ जो है वो पहले से ही नेट पे इतना देख-देख के आते हैं कि वो आधा तो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमें सिज़ेरियन कराना है, बहुत पेन होगा। तो बहुत मैं कोशिश करती हूँ उन्हें मोटिवेट करने की, वीडियोज़ बनाती हूँ मैं आजकल कि आप मोटिवेट हों, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करें, अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करें, कुछ डाइटरी फैक्टर्स ऐसे लें कि नॉर्मल डिलीवरी ईज़िली हो पाए। जी। लेकिन अगर किसी का माइंडसेट ही अगर ऐसा है कि मुझे कराना ही सिज़ेरियन है, तो उसमें हम कितना हेल्प आउट कर पाते हैं। तो वो लोग एक्चुअली आजकल मुहूर्त सिज़ेरियन जो हम कॉमनली वर्ड बोलते हैं, वो लेकर के हमारे पास आते हैं कि हमें इसी टाइम पे बेबी आउट कराना है। तो क्या ये प्री डिलीवरी जो होती है, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है? सर वैसे तो ये 37 वीक्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, हुँ। लाइक 9 मंथ के 20 एक दिन निकल गए हैं, तो बेबी ऑलमोस्ट मैच्योर हो जाता है और वैसे भी हम देखें तो नॉर्मल डिलीवरीज़ भी अप्रॉक्सिमेटली 60-70% पेशेंट्स में हो जाती है 37-38 पे। जैसे मेरी खुद की डिलीवरी 37 पे हुई है, तो ऑलमोस्ट अ बेबी मैच्योर्स बाय 37-38 वीक्स। तो बेबी के लिए तो ये ऑब्वियसली हार्मफुल नहीं है, नहीं तो मुहूर्त साइड में हमारे लिए सबसे पहले बेबी है, हम खुद ही रिफ्यूज़ कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है कि आजकल जो माँ बनने की उम्र है, वो बढ़ गई। बिल्कुल। आपके हिसाब से एक स्वस्थ एज क्या है माँ बनने की? देखिए वैसे तो क्योंकि करियर ओरिएंटेड हो गई है फीमेल्स और हम भी बहुत फेमिनिस्ट हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि पढ़ाई, करियर, जॉब ये सब होना चाहिए। पर फिर भी अभी भी हमें लगता है कि क्योंकि बढ़ती एज के साथ इनफर्टिलिटी बहुत-बहुत बढ़ रही है, साथ में ही जो जेनेटिक मैल्फॉर्मेशंस हैं, देखिए हर चीज़ की एक हेल्दी एज होती है, एग की भी होती है, स्पर्म की भी होती है। कोशिश यही रहती है कि हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप 27-28 तक तो शादी करिए और बेबी भी ठीक है आपको 1 साल 2 साल लेना है, करियर में सेटल होना है तो बात अलग है। 30-31 तक पहला बेबी हो जाना चाहिए ताकि इनफर्टिलिटी भी कम हो, साथ-साथ ही जो जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही हैं, उनमें भी हम एक रोक लगा सकें। तो 30 बिलो 30 लाइक 28 टू 30 शुड बी द आइडियल एज टू गेट मैरिड और होना चाहिए रिप्रोडक्शन जब तक। मुझे तो साधारण शब्दों में ये बताइए कि गर्भधारण से लेकर के डिलीवरी यानी 9 महीने का जो सफ़र है, इस सफ़र में एक माँ को क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें? सर बिल्कुल, यूपीटी पॉज़िटिव आने से लेकर के डिलीवरी तक हमें ध्यान रखना है, हमें ओवर ध्यान नहीं रखना। जो एक्चुअल कंसर्न आजकल हो गया है ना सर, वो है कि हम क्या खाएँ? हम कितना रेस्ट करें? हमें प्रिकॉशंस क्या-क्या रखने हैं? तो हम यही बोलते हैं कि इट इज़ नॉट अ इलनेस, ये बीमारी नहीं है, ये एक सुखद पीरियड है प्रेगनेंसी का, जिसे हमें एन्जॉय करना है, हमें अच्छा खाना है, रूटीनली आप जो भी कैलोरीज़, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, थोड़ा-सा अवेयर होना है कि हमें और विटामिन्स, आयरन रिच चीज़ें, कैल्शियम, प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना है। हम जो रूटीन एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे थे, वो सब हमें करते रहना है। हमें मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक ये सब करनी है ताकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। जो रूटीन डॉक्टरी चेकअप्स है, वो कराने हैं। बहुत ज़्यादा हमें गूगल पे ध्यान नहीं देना, हमें अपने डॉक्टर की बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है। बेड रेस्ट जितना आपके डॉक्टर ने बताया, उतना ही कीजिए ताकि एक्सेसिव वेट गेन ना हो सके। बहुत ज़्यादा एक्सर्शनल काम नहीं करना, हमें झटका नहीं लगे, रिलैक्सली हम जितना काम कर सकते हैं, हमें अपनी ड्राइविंग भी करनी है। तो इस तरह से आप इस 9 महीने के सफ़र को एन्जॉय कीजिए, ना कि आप उसे एक बर्डन की तरह लीजिए। रोज़ मुझे आउटडोर में पेशेंट पूछते हैं, जी। "हम क्या खाएँ, हम क्या खाएँ?"
तो हम उन्हें यही बोलते हैं कि आप अपनी रूटीन, जितना हम खाते हैं न्यूट्रिशनस चीज़ें, आप उतना खाएँ। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमें बिल्कुल नहीं लेने। घी का सेवन ऐसा नहीं है कि नहीं करना, इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल। लेकिन देखिए, कोई भी एक्सेसिव चीज़ जब होती है ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो जो कि बहुत प्रचलन है इंडिया में कि घी चालू कर दीजिए, घी पिलाना शुरू कर देते हैं दूध में डाल के। तो वो चीज़ें हम उनको बोलते हैं कि ये अवॉइड कीजिए। तो हमें हेल्दी चीज़ें, न्यूट्रिशियस, प्रोटीन्स, विटामिन्स ये ज़्यादा लेने हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है, रूटीन एक्टिविटी को करते रहना है। जॉब अगर आप कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू कीजिए। अगर आप वो छोड़ करके 6-7 मिनट में घर पे बैठ जाएँगे, आपका टाइम पास ही नहीं होगा, आपका एब्नॉर्मल वेट गेन होगा। तो इस तरह से आप एक्टिव रहिए। एक्स्ट्रा कॉन्शियस नहीं होना। बिल्कुल, एक्स्ट्रा कॉन्शियस नहीं होना, सिर्फ कॉन्शियस होना है। एक सामान्य माँ बनने वाली महिला को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? देखिए, वैसे तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बीपी, शुगर, थायराइड हम देखते हैं कि बहुत यंग एज में होने लग गया है। अबॉर्शन के चांसेस भी बढ़ गए हैं। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स लाइक लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज हो गई है। तो आइडियली हम उन्हें बोलते हैं कि आप जभी भी कंसीव करने की चाह रख रहे हैं, आपको 2-3 महीने पहले अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। आप उन्हें बोलें कि हमें अब कंसीव करने की इच्छा है। तो कुछ बेसिक टेस्ट आप कंसीव से अगर पहले कराएँगे तो बेटर रहेगा। फोलिक एसिड की गोली भी जो विटामिन्स की है, विटामिन डी की मात्रा बहुत कम हो रही है क्योंकि हम धूप में बैठते ही नहीं हैं। हम 24 घंटे आजकल एसी में बैठते हैं। जी। तो ये चीज़ें अगर हम पहले से ही लेंगे और फिर जब हम कंसीव करेंगे, तो हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो अबॉर्शन की रेट कम होगी। तो बेटर यही है कि यदि आप 26-27 की एज के बाद प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो आपको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बोलते हैं, वो लेनी चाहिए। अगर आपने नहीं ली, प्रेग्नेंट हो गए हैं आप, तो जल्द से जल्द आप डॉक्टरी परामर्श लें ताकि ये इन्वेस्टिगेशन टाइम पर हो सके। यदि आपका बाय चांस थायराइड, शुगर, बीपी हायर आ रहा है, तो टाइम से टैबलेट चालू हो सके ताकि जो बच्चे की ग्रोथ इनिशियल लेवल पे है, वो किसी भी तरह से इफ़ेक्ट ना हो। जी। गाँव में एक सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि महिला में ब्लड की कमी रहती है। उसके लिए क्या करें कि ब्लड की कमी नहीं रहे? देखिए, गाँव में अब काफ़ी हद तक तो मैंने देखा है कि अनीमिया कंट्रोल हो गया है क्योंकि जो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स, मैं कहती हूँ शानदार स्कीम्स हैं। पीएमएसए है, प्रधानमंत्री योजना, जी। उसके तहत एएनएम, जीएनएम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी लोगों के लिए भी इग्नोरेंस है ही है। तो सबसे बेस्ट है, मैं उन्हें एक ही टिप देती हूँ कि बाजरा और गुड़, ये सबसे आप मानिए संजीवनी बूटी है, अगर हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। तो आप जो फ्रूट अवेलेबल है गाँव में, सलाद है, खीरा, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब सेवन करें जिससे कि आपका आयरन लेवल बढ़ सके। इसके अलावा जो हम देते हैं आयरन की टैबलेट, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं आ रहे, तो आजकल गाँव में आशा वर्कर, एएनएम ये सब देती हैं आपको। तो आप उसे रखें ना, क्योंकि एक्चुअली जब पेशेंट मेरे पास आता है, वो पत्ते लेके आता है। तो उन्हें हम यही समझाते हैं कि ये खाने के लिए दी थी और ये तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये टैबलेट हमें खानी है, दूध हमें दोनों टाइम पीना है ताकि स्वस्थ माँ हो सके। स्वस्थ माँ होगी तो बच्चा ऑब्वियसली स्वस्थ होगा। बाजरा का मतलब बाजरे की रोटी? बिल्कुल, बाजरे का चूरमा आप गुड़ डाल के खाइए, आपका हीमोग्लोबिन ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। एक ये भी धारणा है कि बाजरा गरम करेगा, तो जो फीमेल्स मेरे पास गाँव की आती हैं, उन्हें मैं कहती हूँ कि इसको खिलाओ, तो वो बोलते हैं कि हमने तो प्रेग्नेंट होते ही बंद कर दिया कि ये गरम करेगा। तो हम इस धारणा अबॉर्ट को होने भी की तोड़ते हैं वो रहेगी कि ऐसा संभावना। कुछ भी नहीं है, ये इसके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, तो आप इसे ज़रूर दें। भारत में एक धारणा ये भी बनी हुई है कि आफ्टर डिलीवरी पानी नहीं पिलाना चाहिए, नमक नहीं खिलाना चाहिए। तो ये कहाँ तक सत्य है? सर, मुझे लगता है कि भारत में जब पता चलता है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है या मेरी बहू माँ बनने वाली है, तो एक ही एम होता है घर का कि किस तरह से हम घी इकट्ठा कर सकें, ताकि पानी की जगह उन्हें घी पिलाया जाए। तो हम उन्हें यही कहते हैं कि देखिए, फॉरेन कंट्रीज़ में भी तो डिलीवरीज़ होती है ना, और वो भी इतनी स्वस्थ है। तो घी लिमिटेड मात्रा में तो अच्छा है, गुणकारी है, लेकिन आप उसे एक्सेसिव देंगे तो सिर्फ वेट गेन करवाएगा, रिकवरी स्लो होगी। वो पानी नहीं पिलाते, पानी अमृत है, पानी एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स वॉश आउट होते हैं। पानी नहीं पिलाया जाता कि पेट बढ़ जाएगा,
घी पिलाया जाता है कि रिकवरी फास्ट होगी। आप सोचिए कि डिलीवरी के अगले दिन जब मैं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ पानी पियो, और मैं रूम से बाहर आती हूँ ना, तो उनकी मदर्स बोलती है कि ये तो डॉक्टर है, हम एक्सपीरियंस्ड है, तो वो पानी वापस ले लेते हैं। अच्छा, पीने नहीं देते? पीने नहीं देते। हॉस्पिटल में आने के बाद भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन, रिकवरी नहीं होती, पेशेंट को चक्कर आते हैं, क्योंकि पानी तो आप खुद सोचिए कि डिहाइड्रेशन कितना होता है। जी। भई आपका डिलीवरी में ब्लड लॉस हुआ, आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, उसमें भी आप डिहाइड्रेट होते हैं, तो आपका बीपी भी ऑटोमैटिकली फॉल होगा, हाइपोटेंशन होगा, उससे चक्कर आएँगे। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आप नमक लें, आप प्रोटीन्स लें, आप दाल खाएँ, चपाती खानी है, तो ये सब चीज़ें बढ़ानी चाहिए हमें डिलीवरी, सिज़ेरियन या किसी भी सर्जरी के बाद। हम उन्हें यही समझाते हैं कि आप लाल मिर्च कम लें, लेकिन आप नमक, हल्दी, हींग, जीरा, अजवाइन, ये सब चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम मेटाबोलाइज़ करती हैं, तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज़ी नहीं होगी, तो इससे हमारी रिकवरी आप सोचिए कितनी फास्ट होगी। जी, तो ये हमें सारी भूख मिथक है। लगेगी। बिल्कुल मिथक है सर। तो ये टैबू तो आप भी हमें हेल्प आउट कीजिए कि जागरूक कर सकें हम लोगों को इसके लिए। सर नमक नहीं खाते कि टाँकों में खुजली आएगी, तो आप बताइए कि ग्लूकोज़ की बॉटल में भी तो नमक है, जी। वो भी तो लग रही है, और नमक के बिना 4 दिन आप उपवास कीजिए, हम क्यों गिर पड़ते हैं? हमारा बीपी डाउन हो जाता है। 4 जने पकड़ के मरीज़ को लाते हैं, डिलीवरी के 7 दिन बाद, कि मैडम इसको चक्कर आ रहे हैं। फिर मैं पूछती हूँ नमक खाया? नहीं खाया। रोटी खाई? सिर्फ़ दलिया खाया। तो आप बताइए, आप 7 दिन बिना नमक के, बिना गेहूँ के, बिना सीरियल के क्या रह सकते हैं? अच्छा, आप बीकानेर में आईवीएफ की स्पेशलिस्ट भी हैं। जी। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि एक ICSI और आईवीएफ दोनों में क्या फ़र्क है? सर ICSI होता है इंट्रासाइटोप्लाज़्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईवीएफ पुरानी टेक्नीक है। ICSI मशीन पे हम डायरेक्टली जो एग होता है, जैसे फीमेल से एग लिया जाता है और मेल से हम स्पर्म लेते हैं। जी। तो ICSI में जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली जो ICSI नीडल्स होती हैं, उससे हम स्पर्म को लेते हैं और एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की रेट है, वो आईवीएफ की तुलना में ज़्यादा होती है। तो सक्सेस रेट बढ़ जाता ये है। नई तकनीक है। बिल्कुल सर। अच्छा, आईवीएफ में एक ये भी कहा जाता है, जैसे कुछ मूवीज़ में आई है कि मुझे बच्चा वैसा चाहिए, जिसकी आँखें नीली हो या कलर फेयर हो। तो ये क्या सही है बातें? सर ये हमारे हाथ में नहीं है। हम एआई तो नहीं कर रहे, है ना? जेनेटिक्स आपके ही है, मदर का एग है, फादर का स्पर्म है, तो बेबी तो उनके ऊपर ही जाएगा। ये बहुत कॉमन धारणा है। पेशेंट को जब मैं काउंसल करती हूँ आईवीएफ के लिए, तो पहला सवाल होता है कि बेबी नॉर्मल तो होगा ना? तो मैं उससे यही पूछती हूँ कि मार्स पे से थोड़ी लेके आ रही हूँ, है ना? एग और स्पर्म तो तुम्हारे ही है, तो बेबी बिल्कुल जैसे नॉर्मल कंसेप्शन होता है, वैसा का वैसा होगा। डिफरेंस सिर्फ ये है कि फर्टिलाइज़ेशन जो आपकी बॉडी में हो रहा है, वो किसी कारणवश आपके अंदर नहीं हो पा रहा, वो बाहर हो रहा है, सिर्फ फर्टिलाइज़ेशन। जी। इसके अलावा 6 डेज़ का एम्ब्रियो नॉर्मली हम उसके यूट्रस में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो पूरी ग्रोथ सब कुछ आपको यूट्रस से ही तो मिल रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल जैसा बेबी होता है, वैसे ही सर आईवीएफ का बेबी होता है। तो आपके पास ऐसे केसेज़ आए कोई? सर बहुत आते हैं, और सबसे ज़्यादा तो आता है कि हमें लड़का चाहिए। तो हम यही समझाते हैं कि ऐसी कोई टेक्नीक बनी नहीं है कि जिससे कि आईवीएफ में लड़का हो सके। जो आपके भाग्य में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है, वही होगा। नहीं, आईवीएफ के बारे में तो एक ये भी चर्चा है कि यदि कोई आईवीएफ कराता है तो उसके लड़का होता है। सर ये टैबूज़ है, ये उनकी धारणा है जो ऐसा हम कुछ रोज़ नहीं? तोड़ते हैं। बिल्कुल सर। तो हम तो उन्हें यही समझाते हैं कि इंडिया में अगर ऐसा होना चालू हो जाए, तो मुझे लगता है नेचुरल कंसेप्शन ही बंद हो जाएगा। क्योंकि लोगों को अभी भी यही लगता है कि लड़की की बजाय लड़का बेटर है। मतलब हम मार्स पे जा रहे हैं, चाँद से आगे निकल गए। लेकिन कहीं न कहीं आज भी जब लड़की होती है, तो कुछ न कुछ मायूसी मैं आज भी देखती हूँ। उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ लड़की पीछे है, मैं लड़की हूँ, आप लड़की हैं, जो सास लड़की है, पर शायद कभी देश सुधरेगा, यही आशा करती हूँ। अच्छा, कुछ परिवार ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, आईवीएफ का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं लेते कि उसकी दवाई खाने से कैंसर होता है।
सर लिमिटेड मात्रा में हॉर्मोन्स दिए जाते हैं, या 1 साइकिल या 2 साइकिल अटेम्प्ट होती है, उसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जब हम बहुत सालों तक इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, हम खुद ही जाकर ओवर द काउंटर एग बनने की मेडिसिन्स आजकल हमने एक बार लिखी, पता चला मरीज़ खुद ही 3-4 महीने उसको खाकर आ रहा है, वो साइड इफ़ेक्ट बिना लाती है। डॉक्टर की सलाह। बिल्कुल सर। आज ही एक पेशेंट आया, जी। तो मैंने उसे पूछा कि ये 3 महीने तुमने ट्रीटमेंट नहीं लिया? तो उसने मुझे बोला मैडम पर्चे पे लिखा था ना, खा लिया। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। इस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हमें मालूम होता है एग की साइज़ के अकॉर्डिंगली हमें कब देना है, कितना देना है, कब उसे ब्रेक करना है। लेकिन पेशेंट वही मैंने बोला ना गूगल पे इतना रम गए हैं कि आधे डॉक्टर तो वो खुद ही बन गए। तो ये जो चीज़ें हैं कि खुद सेल्फ ट्रीटमेंट ये एडवर्स इफ़ेक्ट लाता है और कहीं न कहीं आपकी सेहत को बहुत खराब करता है। तो जो भी करे डॉक्टरी परामर्श से करे। अच्छा, इस आईवीएफ का सक्सेस रेशियो क्या है? सर अगर बहुत अच्छी लैब है, आप अच्छे से कर रहे हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो 60-70% सक्सेस रेट आ जाती है, जी। व्हिच इज़ वेरी गुड। आपके पास ऐसे लोग भी आते होंगे जो कहते होंगे भी 100% करो अमर, सर 100% रोज़ आते बचे। हैं, रोज़। तो 100% गारंटी तो मैं उन्हें यही पूछती हूँ कि ना तुम्हारी है, ना मेरी है। ये गारंटी तो नहीं कि कल मैं तुझे मिलूँगी कि नहीं। तो 100% तो सर बोलना ही किसी भी चीज़ के लिए गलत है। 60-70% सक्सेस रेट है और उन्हें मैं यही समझाती हूँ कि मैं अगर 90 भी बोल दूँगी, तो तुम क्या पीछे हट जाओगे? तुम इतने सालों से बच्चे के लिए तरस रहे हो, अगर हम ये सक्सेस रेट भी दे रहे हैं, तो तुम्हें ये इलाज लेना चाहिए। अगर तुम उस 70 में हो, तो तुम लकी हो। अगर 30 में भी आते हो, तो गिव अनदर चांस। लेकिन अब बैठे मत रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। उन्हें हम यही समझाते हैं क्योंकि जितना आप एज बढ़ाते जाओगे, उतना ही आपकी सक्सेस रेट कम होती जाएगी और वो ऑलरेडी बहुत लेट आते हैं सर, क्योंकि अवेयरनेस की अभी भी कमी है। तो हम उन्हें यही मोटिवेट करते हैं कि आप जल्द से जल्द अब ट्रीटमेंट कराइए ताकि आगे बढ़ सकें। आजकल एक चलन ये भी हुआ है कि स्पर्म और एग फ्रीजिंग होता है, तो लोग करवाते हैं? सर बिल्कुल, स्पर्म फ्रीजिंग भी बहुत कॉमन है क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब के लिए बहुत जाया जाता है। जो आर्मी पर्सन्स हैं वो मेरे पास बहुत आते हैं क्योंकि वो 6 मंथ्स की अगर उस पे चले गए अपनी ड्यूटीज़ पे, तो वापस नहीं आ पाते हैं। तो स्पर्म फ्रीजिंग हम लोग करते हैं ताकि बाद में जब हमें अगर आईयूआई करना है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, तो वो भी हो पाए। अगर आईवीएफ पे हम जाते हैं तो उसे यूज़ कर सकें। एग फ्रीजिंग मेट्रो सिटीज़ में भी मोटिवेशन होने लग गया है क्योंकि जैसा आपने बताया, आपने मुझसे पूछा भी कि क्या एज है गर्भधारण की? जी। तो शादियाँ ही सर बहुत लेट होने लग गई। प्रेगनेंसीज़ के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहती लड़कियाँ 35-36 से पहले। तो हम उन्हें कहते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल एज पे आप अपने एटलीस्ट एग फ्रीजिंग करा लीजिए ताकि आप एक हेल्दी बेबी पा सकें जभी भी आप चाहें। अच्छा, एग फ्रीजिंग के बाद में आपकी जो प्रक्रिया है, उसमें ये 100% तय होता है कि ये एग जिसका है, वही फर्टिलाइज़ होगा? एआरटी लॉ जो है वो बन चुका है, हमारे पार्लियामेंट ने पास किया है, लागू हो चुका है। तो उसमें सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेशेंट के एफिडेविट्स बनते हैं, साइन होते हैं, तो एवरीथिंग इज़ लीगलाइज़्ड। हर चीज़ कानूनी तौर पर चलती है। सेल्फ एग है, सेल्फ स्पर्म है, अगर किसी के किसी कारणवश एग या स्पर्म नहीं बन रहे, डोनर पे जाना है, तो स्पर्म और एग भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ से आते हैं, उनके प्रॉपर एफिडेविट्स बनते हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है लॉ में कि अब उन्हें इंश्योरेंस भी दिया जाता है 1 ईयर का, जो भी अपने एग्स डोनेट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मूवीज़ की बातें शायद मूवीज़ में ही अच्छी लगती है, हकीकत नहीं है सर। अच्छा, इसमें बाद में किसी को लगे कि मैं इसका पिता हूँ कि नहीं हूँ, ऐसे कोई केसेज़ आए हैं आपके पास? सर बिल्कुल आते हैं क्योंकि सबसे पहला सवाल होता है, जैसे मैंने बताया कि बेबी एबनॉर्मल तो नहीं होगा, दूसरा सवाल होता है कि बच्चा मेरा ही होगा। तो मैं एक ही बात सर बोलती हूँ कि ऐसी चोरी नहीं होती जो पकड़ी जा सके। जब डीएनए टेस्टिंग है, तुम करा लेना। बच्चा तुमको चाहिए, कराते हैं रिज़ल्ट लोग? तुमको चाहिए। डीएनए सर, कराते हैं? जो बहुत ज़्यादा शकी होते हैं वो कराते भी हैं सर। लेकिन हर चीज़ जैसे एक विश्वास पे चलती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आम तौर पे कपल्स को विश्वास होता है कि ऐसा नहीं होगा। उन्हें पता है कि साइन हो रहे हैं तो कुछ सच्चाई होगी। फिर भी यदि उन्हें संशय है, भ्रम है, तो सर उसका कोई उपाय नहीं है, आप डीएनए टेस्टिंग जाके करा सकते हैं अपनी इच्छा पूरी। अच्छा, आईवीएफ में एक ये कहा जाता है कि जुड़वा बच्चे की प्लानिंग की जा सकती है।
सर बिल्कुल, जो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना है कि डबल? क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर 2 एम्ब्रियो हम डालेंगे, तो अप्रॉक्सिमेटली 30 टू 40% में सिंगल इम्प्लांट होगा, 30-40 में दोनों इम्प्लांट होंगे और 30-40 में हो सकता है एक बिना इम्प्लांट हो। तो क्योंकि हमें सक्सेस रेट बढ़ानी होती है, पेशेंट ऑलरेडी परेशान होता है, तो वो खुद ही ये चाहते हैं कई बार कि आप 2 एम्ब्रियो डाल दीजिए, ताकि 1 तो लगे और 2 लग गए, तो भी हमें मंज़ूर है। तो इस तरह से आईवीएफ में ट्विन्स की इंसिडेंस 30-40% रहती है। प्लानिंग की जा सकती है। जी सर, बिल्कुल। पहला बच्चा जब आईवीएफ से होता है, तो क्या दूसरा बच्चा भी आईवीएफ से ही होगा या नॉर्मल भी हो सकता है? सर आईवीएफ डिपेंड करता है कि आपका क्यों हुआ पहली बार। जी। अगर इंडिकेशन ऐसा है जो कि रिवर्सिबल नहीं है, कई बार ट्यूबल फैक्टर होता है, सीमेन फैक्टर होता है या आपकी ओवरी एकदम काम नहीं कर रही, तो नॉर्मली दोबारा आईवीएफ कराना पड़ता है। अगर ऐसी कोई चीज़ है जैसे बहुत सिवियर पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें एग्स पहले नहीं बन रहे, धीरे-धीरे लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ में पीसीओडी कंट्रोल में आ गया, एग्स बनने लग गए, तो बिना आईवीएफ के भी बच्चा लगना पॉसिबल होता है। जो रिलेशन में जिनकी शादियां होती है, वहां पर एबनॉर्मल बच्चा होने की संभावना ज्यादा होती है, ऐसा कहते हैं। तो बिल्कुल। इसमें कितनी सच्चाई है? सर होता है क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ बीमारियां अनुवांशिक चलती हैं, जेनेटिक। फैमिलीज़ में रन करती हैं। तो यदि कंसैंग्विनियस मैरिजेज़ होंगी, रिलेशन में मैरिजेज़ होंगी, तो वो बीमारियाँ क्योंकि क्रोमोसोम इकट्ठे होंगे, तो जेनेटिक्स की जो बीमारियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो नहीं हो, इसके लिए क्या करें? सर अवेयरनेस, और अब तो काफ़ी अवेयर हो गया है, जो पहले फैमिलीज़ में उसके शादियाँ लिए कुछ होती थी। जांचें वगैरह होती है? सर जाँचें से ज़्यादा तो मोटिवेशन होता है कि आप फैमिलीज़ में ना शादियाँ करें। नहीं, जैसे मुस्लिम में कुछ जो समाज है, सर अब उनमें भी बहुत जागरूकता है क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम्स भी हैं। तो अब ये बहुत कम हो गया है प्रचलन, जो फैमिलीज़ में मैरिजेज़ होती थी। अब वो लोग भी अवेयर हो गए हैं और उनमें भी ये इंसिडेंट्स अगर हम देखें तो बहुत कम हो गई है जो फैमिलीज़ में मैरिजेज़ होती हैं। अभी भी होती हैं तो हम उन्हें मोटिवेट करते हैं क्योंकि इसकी कोई रोकथाम नहीं है। हम इसे प्रिवेंट नहीं कर पाएँगे बीमारी को यदि आप फैमिलीज़ में मैरिज करेंगे, क्योंकि वो क्रोमोसोम्स तो आएँगे ही सर, उसे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अच्छा, इसको रोक नहीं सकते? बिल्कुल सर। तो इसकी रोकथाम तो जब ही हो सकती है कि जब आप इसको रोकें, फैमिलीज़ में शादियाँ ना करें। अच्छा, एक आजकल बड़ी समस्या ये आ रही है कि पीरियड्स का साइकिल बिगड़ रहा है। इसका बड़ा कारण क्या है? सर सबसे बड़ा तो स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे हॉर्मोन्स को बहुत इफ़ेक्ट करता है। जॉब में है तो स्ट्रेस, घर बैठे हैं तो स्ट्रेस, डिप्रेशन मुझे लगता है कि एक ऐसी बीमारी जो फ़ैशन बन गई है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स, अब देखिए काउंसलर्स कितने बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारी सेहत पे बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। सेकंड लाइफ़स्टाइल, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, हॉर्मोन्स बिगड़ते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ईटिंग हैबिट्स। तो अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे, विटामिन्स, प्रोटीन्स, हरी सब्जियाँ, कैन्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, पेशेंट आके पूछता है कीवी खा लूँ? तो मैं यही बोलती हूँ कि तुम मौसम के फल खा लो। अगर उस मौसम में कीवी नहीं है, तो बेटर है कि जो फ्रेश फ्रूट बिना केमिकल का आ रहा है वो खा लो। क्यों हमें वही चीज़ खानी है जिस पर केमिकल लगा है? तो ये चीज़ें जो है सर लाइफ़स्टाइल जो चेंज हो रही है उसकी वजह से हमारे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी ये इसीलिए बढ़ रहे हैं। जो पीसीओडी की समस्या आप देखे होंगे, यंग गर्ल्स में ओबेसिटी बढ़ रही है, ये सभी हमारे लाइफ़स्टाइल एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं। इस आधुनिक दौर में एक समस्या और आती है, इसको समस्या कहें या वैसे कहें, यदि कोई घर में धार्मिक कार्यक्रम है, तो उस समय टैबलेट लेते हैं जिससे वो पीरियड्स की डेट आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है, ये सही है? सर ये सही तो नहीं है, हार्मोन से छेड़छाड़, प्रकृति से छेड़छाड़ तो ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि सोशल प्रेशर इतना होता है बहुओं पे, बेटियों पे कि अगर कोई पूजा रखी गई है तो पीरियड नहीं आने चाहिए, काम कौन करेगा? क्योंकि सोशल टैबूज़ हमारे इंडिया में इतने हैं, हाथ नहीं लगाना, किचन में नहीं घुसना। तो इस प्रेशर के अंदर अगर आप साल में 1-2 बार लेना पड़ रहा है, यू कैन टेक इट, आप ले सकते हैं। पर उसे रूटीन हैबिट मत बनाइए कि मुझे कश्मीर घूमने जाना है,
पीरियड आगे करने हैं, तो दिस इज़ नॉट फेयर। अगर आप अपने फैमिली की कन्वीनियंस के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप 1-2 बार कर सकते हैं, इसे हैबिट की तरह नहीं करना चाहिए। एक जया किशोरी जी की अभी रील एक बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें उनको किसी ने पूछा कि पीरियड्स के दौरान उसको किचन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, खाने के हाथ लगाना बिल्कुल, चाहिए कि नहीं बिल्कुल। लगाना चाहिए, तो आपका इसमें क्या मत है? सर, ये मैंने भी बचपन में पूछा था, मेरी मम्मी से, नानी से, कि ये अचार खराब थोड़ी हो जाएगा, अगर मैं हाथ लगाऊँगी तो। और प्लस क्या कि सर, हम पढ़े थे सोफिया में, कॉन्वेंट स्कूल थी, तो हमें स्कूल में भी यही सिखाया जाता था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हूँ मैं बीकानेर की, तो ये बहुत प्रचलित था कि मंदिर नहीं जाना, हाथ नहीं लगाना। इनफैक्ट सुबह तुम्हारी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हें देख लिया तो हमें पीरियड आ जाएँगे। तो हम तभी भी लड़ते थे और अभी भी इस बात के लिए बहुत लड़ते हैं। घर में जो मेरी छोटी भतीजियाँ हैं, भांजियाँ हैं, तो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि पुराने ज़माने में ये इसलिए होता था क्योंकि औरतों को पूरा रेस्ट नहीं मिलता था। काम इतना होता था सर, वो पूरे दिन काम करते थे। तो ये बनाया गया था कि चलो एटलीस्ट मेंसेस के टाइम पे 3-4 दिन तो इसे रेस्ट मिल सके। तो ये एक टैबू बना दिया, क्योंकि हर चीज़ धर्म से जोड़ दो ना, तो वो बहुत चलती है सर इंडिया में, कि आप हाथ मत लगाओ, भगवान नाराज़ हो जाएँगे। जी। आप इसे मत छुओ, ये खराब हो जाएगा। पर ये एक्चुअली नहीं है, क्योंकि अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, कोई इतना काम भी नहीं करता सर पूरे दिन, कोई लगा नहीं रहता। तो ये टैबू है, अब हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम हर जगह जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, हर चीज़ को हाथ लगा सकते हैं, बिकॉज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ रूटीन पैटर्न ऑफ आवर बॉडी, है ना? ये लड़कियों की एक लाइफ़स्टाइल है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो दैट शुड बी टेकन लाइटली, ताकि बच्चों को भी एम्बैरेसमेंट ना हो और आप भी इज़िली हैंडल कर सकें उसे। जो सामान्य गाँव की महिलाएँ हैं, उनको क्या समझाना चाहिए कि इसको कैसे ट्रीट करें उस समय को? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसे आप इज़िली लें। उस समय बच्चों को बहुत सारा पानी पिलाएँ, फ्रूट्स खिलाएँ, अच्छा खाना खिलाएँ, उन पर रिस्ट्रिक्शन ना लगाएँ, किचन में घुसने दें। बार-बार उन्हें टोक करके उन्हें एम्बैरेस ना करें। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो एज बहुत टेंडर होती है, वो मन बहुत कोमल होता है। अगर हम बार-बार लोगों के सामने उन्हें टोकते हैं, तो जो बिहेवियरल चेंजेस हम देखते हैं ना आजकल, जो बहुत गुस्सा हो जाता है, जो एडोलेसेंट एज है उसमें क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता बार-बार टोकना। तो इस स्टेज में हमें उन्हें प्यार देना चाहिए, उन्हें साथ देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, ना कि बार-बार उन्हें टोकते रहें। पीरियड्स के दौरान जब दर्द होता है, तो उस दर्द से बचने का क्या उपाय है? सर, पीरियड्स के दौरान इनिशियली जब बच्चियों को पीरियड्स आते हैं, तो साल 2 साल के बाद में बहुत सीवियर डिस्मेनोरिया कइयों को चालू हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी डाइट का। आप इसीलिए योगा, एक्सरसाइज़ हम बच्चियों को बोलते हैं कि थोड़ा शुरू करें, 15-15 मिनट करें। एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रूट्स, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं आजकल, तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध लें, कर्ड लें, तो इन चीज़ों से हार्मोन बहुत कंट्रोल में आएँगे। इसके अलावा गर्म पानी की थैली का सेक करें, बैक पे, पेट के निचले हिस्से पे, उससे भी दर्द कम महसूस होगा। फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा, जी। तो जो एक मिथ होता है कि पेन किलर्स नहीं लेना बिल्कुल भी, आपकी ब्लीडिंग को रोक देगा, साइड इफ़ेक्ट्स लाएगा, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टरी परामर्श से रूटीन पेन किलर्स बच्चों को दें, ताकि वो आराम से स्कूल जा सके। बहुत रेगुलरली मत दीजिए, लेकिन वन्स अ व्हाइल पीरियड में 1-2 गोली कोई नुकसान नहीं करेगी। पेन किलर दे सकते हैं। जी, बिल्कुल दे सकते हैं। मैम, आजकल ब्लीडिंग को रोकने के लिए मिरेने का उपयोग बहुत किया जाता है, तो ये क्या है? सर बिल्कुल, जो ये 40-45 साल से जो पेरीमेनोपॉज़ल सिम्पटम्स चालू होते हैं, हार्मोन की वजह से जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए मिरेना एक संजीवनी बूटी की तरह है। क्योंकि जो हार्मोन्स हम देते हैं, जो वो खाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, सूजन आना, पानी भरना, जी घबराना, ये सब होता था। मिरेना है जिसमें कि ये हार्मोन उसके ऊपर चिपका हुआ आता है। तो हम ये यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, ताकि लोकली वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो सके और ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सके। तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और बहुत सारी महिलाओं को इससे फ़ायदा भी मिलता है, तो हम इसे ऑप्ट कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? नहीं, इसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ब्लड में नहीं जा रहा, जी। हार्मोन लोकली रिलीज़ हो रहा है, तो आप इसे ईज़िली इंसर्ट करवा सकते हैं। चूँकि भारत में गर्भपात अपराध है,
कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि गर्भ को गिराना पड़ता है, तो उस समय महिलाएं कुछ टैबलेट्स लेती है जिससे गर्भ अपने आप गिर जाता है। सर इंडिया में बहुत कॉमन है कि आधे डॉक्टर तो हम घर बैठे बन जाते हैं जी। और बहुत कॉमनली एम्प्टी पिल्स खाई जाती हैं आज भी, जबकि बैन है, दुकानों पे नहीं मिलनी चाहिए, डॉक्टरी परामर्श से ही अबॉर्शन किट लेना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश घर वालों को नहीं बताना चाहते, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। बहुत सारी लेडीज़ आज भी घर पे खा के आती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करते हुए आती हैं, खून की कमी, एनीमिक होकर के आती हैं। तो हम उन्हें यही सलाह देते हैं कि अगर आपसे भूल में प्रेगनेंसी हो भी गई, तो आप एक स्टैंड लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको उचित मार्गदर्शन में, सही डोज़ में, आपके हिसाब से दवाई दे देंगे। आप इसे खुद ना लें, आपके स्वास्थ्य पे बहुत विपरीत असर पड़ेगा। आप मानिए कि ये टैबलेट असर करती है मैक्सिमम 20 दिन, 25 दिन के गर्भ पे। औरतें इसे ढाई-ढाई महीनों पे ले लेती हैं, फिर वो तो बुरी तरह से 2 से ब्लीडिंग 3 गुना करते हुए डोज ले आती है। लेती है। बिल्कुल, 2 से 3 गुना लेती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करती हुई आती हैं, स्वास्थ्य एकदम खराब हो जाता है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्शन है, उसके लिए आज भी जागरूकता बिल्कुल नहीं है। तो हम उन्हें यही सलाह देते हैं कि आप कॉन्ट्रासेप्शन रखिए। इतनी सारी चीज़ें हैं, अब तो आशा वर्कर बताती है, एएनएम बताती हैं, छोटी-छोटी शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई गई हैं। जी। सरकार भी बहुत कर रही है, हम भी अपने अस्पताल में बहुत जागरूक करने की कोशिश करते हैं, पर कहीं न कहीं अवेयरनेस कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अभी भी कम है, जिसी के फलस्वरूप लोगों को अबॉर्शन पिल्स लेनी पड़ती हैं। तो इसका एक अनफर्टिलिटी का कारण ये भी होता है? सर बिल्कुल होता है, क्योंकि जब इस तरह से एब्नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, तो कहीं न कहीं इन्फेक्शन होता है। पीआईडी जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं यूट्रस का, वो होता है, ट्यूब्स खराब होती हैं, बच्चेदानी में सूजन आती है। ये सब अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी का एक कॉमन कॉज़ बनती है। आजकल की लड़कियां ब्रेस्ट फीडिंग से भागती हैं और ये फीडिंग के सेंटर्स भी बन रहे हैं टियर 1 सिटीज में। बिल्कुल सर। सर देखिए, डिलीवरी हुई है तो कुछ तो कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वो डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा डिले कर देती हैं ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने में। जी। आप देखिए, पहले सेकंड डे ही हम ब्रेस्ट फीडिंग चालू कर देते थे, पर नॉर्मल डिलीवरी हो तो भी, सिज़ेरियन हो तो भी उन्हें लगता है स्टिचेस में पेन है, अभी नहीं थोड़ा बाद में करा देंगे, जिसकी वजह से टाइमली ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट नहीं हो पाती। तो जो पहले के 3 दिन क्रूशियल होते हैं, जिसमें बच्चा सक करना सीखता है, उन 3 दिनों में वो टॉप फीड पे रह जाता है, चम्मच कटोरी से। तो बच्चा तो वही करेगा जो उसे आसान लगेगा। जी। ईज़िली अगर एक बार उसने 3 दिन वो फीड ले लिया, तो ब्रेस्ट फीडिंग में उसे जोर आता है। तो ये एक विशियस साइकिल चल जाती है। 3 दिन के बाद जब माँ चाहती है कि बच्चा दूध ले, तो बच्चा नहीं लेता। तो इसमें भी हम यही मोटिवेट करते हैं कि दर्द होगा, डिलीवरी हुई है देखिए, आप नॉर्मल तो नहीं रह सकते। तो इस दर्द को थोड़ा झेलिए, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कीजिए, ताकि बच्चे में जो होने वाला जॉन्डिस है, सर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता तो बच्चे में जॉन्डिस बहुत कॉमन है। अगर आपने सुना हो, हर तीसरे बच्चे को फोटोथेरेपी क्यों लगती है? क्योंकि उसे टाइमली ब्रेस्ट फीड नहीं कराया जाता। तो ये मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है। आजकल हम एंटीनेटली ही 9 मंथ्स जब आती है लड़कियाँ, तो मोटिवेट करना चालू करते हैं। उन्हें बोलते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग पोस्चर्स के बारे में पढ़िए, आप वीडियोज़ देखिए, आप मेंटली प्रिपेयर होइए कि आप माँ बनने जा रहे हैं और माँ का सुख ऐसे ही नहीं मिलता। आपको बच्चे के लिए जागना भी पड़ेगा, आपको फीड भी कराना पड़ेगा। जितनी जल्दी फीड कराना शुरू करेंगे, उतना ही ब्रेस्ट मिल्क अच्छा आएगा, उतना ही बच्चे में जॉन्डिस नहीं होगा, उतनी ही सेंटर्स की ज़रूरत कम पड़ेगी। मुझे लगता है कि जब घर पे बड़े हैं, माँ है, तो उनसे बड़ा मोटिवेटर कौन हो सकता है? अच्छा, आपने कहा बच्चे के तो पी लिया होगा, माँ पर भी असर पड़ेगा कोई? सर बिल्कुल, क्योंकि वो दूध अगर नहीं पिलाएँगे, तो दूध इकट्ठा हो जाता है, लंप बन जाते हैं, गाँठें बन जाती हैं, माँ को बुखार होता है, फिर उस दूध को निकालने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार इतनी गाँठें बन जाती हैं कि हमें चीरा लगाना पड़ता है। अच्छा। बिल्कुल, तो मेरा तो मेन फ़ोकस ही डिलीवरी के बाद यही रहता है कि किसी भी तरह से ब्रेस्ट फ़ीड कराओ, दूध इकट्ठा ना होने दो। एक बार यदि दूध इकट्ठा हुआ, चीरा लगाना पड़ा,
तो बहुत बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, रिकवरी में बहुत दिक्कत आएगी। आपने अभी एक वर्ड काम में लिया, ब्रेस्ट फीडिंग पोस्चर, तो इस पर बिल्कुल क्या ये पोस्चर भी होता है? सर, बिल्कुल पोस्चर होता है, क्योंकि कोई दूध के बैठ के अगर दूध भी पिला रहा हो, तो घर वाले बोलते हैं कि बैठना नहीं है, क्योंकि अगेन वो जो एक डिलीवरी के बाद के टैबूज़ होते हैं जी। कि आप बैठोगे तो कमर दुखेगी, आप ब्रश करोगे तो टीथ खराब हो जाएँगे, आप मोबाइल देखोगे तो आँखें खराब हो जाएँगी। तो ये जो गलत पोस्चर में आप करेंगे, तो बच्चा फीड ढंग से नहीं करता। प्रॉपर पोस्चर होता है, आप पीछे पिलो लगाएँ, आप सपोर्ट लें, आप गोदी में पिलो लगाएँ, आपको झुकना नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ बैक एक होगा। तो हम एनकरेज करते हैं कि बेबी को आप अपने ऊपर डालिए, आप यहाँ पे उसका हेड रखें, आप प्रॉपर लैचिंग करें, इमोशनल बॉन्डिंग करें, तो बच्चा अपने आप दूध लेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यही पोस्चर हम 8th 9th मंथ से ट्राई करते हैं कि वो समझना शुरू करे, ताकि डिलीवरी के बाद वो जल्दी-जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर सकें। अच्छा, डिलीवरी के बाद में लोगों में ये एक होता है कि दूध गाय का पिलाएँ बच्चे को या बकरी का पिलाएँ? सर बिल्कुल, ये रोज़ मुझसे पूछा जाता है कि गाय का दूध पिला दें, उसे पतला करके पिला दें, उसमें पानी मिक्स कर दें। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। सबसे बड़ी चीज़ और अमृत तो माँ का दूध। अगर वो किसी कारणवश नहीं आ रहा, कम आ रहा है, बच्चे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, या माँ को कई बार कोई मेडिकल इलनेस है, तो आपको ऊपर का दूध टॉप फीड कराना पड़ता है। लेकिन जो पाउडर मिल्क अवेलेबल है, बहुत अच्छे ब्रांड्स के हैं, उनका जो फ़ॉर्मूला मिल्क है, वो बिल्कुल माँ के दूध जैसा है। तो वही पिलाना है 6 महीने तक। आपको गाय का दूध, बकरी का दूध कुछ भी नहीं पिलाना। 6 महीने के बाद आपको ये सब चीज़ें ट्राई करनी है। क्योंकि सर पानी मिला के अगर हम दूध पिलाएँगे, तो आप सोचिए कि उसका कैल्शियम सब बिगाड़ दिया आपने। तो यही ट्राई कीजिए कि आप ब्रेस्ट फीड अदरवाइज़ फ़ॉर्मूला मिल्क पिलाएँ। एक डॉक्टर्स पर बड़ा आरोप लगता है कि इन्वेस्टिगेशंस बहुत कराते हैं, इनसे डॉक्टर्स को बड़ा कमीशन मिलता है, सोनोग्राफी बार-बार कराते हैं। सर डॉक्टर्स आजकल मुझे लगता है कि ऐसे दो धारी तलवार पे चलते हैं। अगर हम कराएँ तो प्रॉब्लम, ना कराएँ तो प्रॉब्लम। अब आप बताइए कि जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड, जो पहले आपको बच्चे दिखते थे, उसके कंपैरिज़न में अब बहुत कम हो गए हैं। जो कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ वाले बच्चे पहले होते थे, अब कम हो गए हैं। पहले मैटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा थी, ट्यूब फट जाती थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती थी, अब कम हो गई है। तो इसके लिए तो हमें कोई रिवॉर्ड नहीं देता। कैसे डायग्नोज़ करेंगे? इन्वेस्टिगेशन से सर। तो अगर हम कराते हैं, तो वो कहते हैं क्यों करा रहे हो? और अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी में कोई प्रॉब्लम निकल गई, तो वो कहते हैं मैडम आप तो एजुकेटेड थे, आपने पढ़ाई इसी की, तो क्यों नहीं करा रहे? तो सर अगर साइंस की तरक्की हुई है, तो किस लिए? कि हमारी प्रॉब्लम्स, मॉर्बिडिटी, बीमारियाँ, बच्चे में होने वाली बीमारियाँ जल्दी डिटेक्ट हो सके और उसका प्रॉपर टाइम से इलाज हो सके। तो सर हम देख कर के तो नहीं डायग्नोज़ कर पाएँगे। इन्वेस्टिगेशन, सोनोग्राफी ये तो हमें कराना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये रूटीनली पहले से बढ़ गई हैं। इसके साथ-साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब चीज़ें पहले से बढ़ गई हैं। तो हमें ये रूटीनली करानी पड़ती हैं, क्योंकि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ही ये इतनी हैं। तो आप सोचिए कि प्रेगनेंसी में भी तो इनकी इंसिडेंस बढ़ गई है। अगर मिस हो गया, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो कैसे ठीक कर पाएँगे? तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। नहीं, ये भी कहा जाता है कि बार-बार सोनोग्राफी कराओगे, तो उसकी जो विकिरणें हैं, उससे जच्चा और बच्चे दोनों को नुकसान होता है और ये डॉक्टर्स देखते नहीं हैं। सर ये पहला तो मिसकंसेप्शन कि सोनोग्राफी में रेडिएशन नहीं होती, साउंड वेव्स होती हैं, उसी से हम बच्चे को देखते हैं। अच्छा, उसमें रेडिएशन होता ही नहीं है। सर डेली हम बोलते हैं सबको, अब आप हमारा मैसेज पहुँचाएँ सब तक कि सोनोग्राफी में रेडिएशन नहीं होती। अगर हम बच्चे की ग्रोथ देखना चाहते हैं, उसका वेट देखना चाहते हैं, क्योंकि पर एब्डोमेन एग्ज़ामिनेशन से एक आइडिया लगता है कि पानी ठीक है, वेट ठीक है, लेकिन एग्ज़ैक्टली अगर हमको कैलकुलेट करना है, अगर हम सीरियल ग्रोथ देखना चाहते हैं, अगर मदर को बीपी है और हमें देखना है कि उसका दुष्प्रभाव बच्चे पर तो नहीं पड़ रहा, तो हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। इसके अलावा आजकल 3rd मंथ में सर सोनोग्राफी होती है,
जिससे डाउन सिंड्रोम के बच्चे डिटेक्ट होते हैं। 5th मंथ में होती है, कलर्ड सोनोग्राफी बोलते हैं, एनोमली स्कैन। उसमें मोटा मोटा पता चलता है कि बच्चे के हाथ, पैर, बैक, हार्ट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन तो नहीं है। तो ये सब हम इसीलिए कराते हैं क्योंकि हर स्टेप पे हम चाहते हैं कि माँ और अंदर का बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, ताकि जो 9 मंथ का आउटकम है वो बेस्ट दे सके। अभी जो एक बिल आया है उसमें HPV इंजेक्शन को शामिल किया गया है, तो ये क्या है इंजेक्शन? सर बिल्कुल, HPV वैक्सीन बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसे इंक्लूड किया गया है। 9 से 14 साल की उम्र तक HPV वैक्सीन दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कैंसर प्रिवेंट होगा। तो आप अच्छा। सोचिए कि कितनी कमाल की चीज़ है। HPV वैक्सीन और जो पैप टेस्टिंग होती है, यूनाइटेड किंगडम्स में 90% सर्वाइकल कैंसर कम हो चुका है इसी इंजेक्शन से? बिल्कुल सर। और ये फ्री लगाया जाएगा? बिल्कुल सर। तो इंडिया की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि ये इंडिया में बनने लग गया है। 18 साल से प्रयास चल रहा था और अब ये इंडिया में आ गया, बनने लग गया। न्यूनतम दर पर मार्केट में भी अवेलेबल है अभी। ये 9 to 14 सबसे बेस्ट एज है लगाने की। इसके बाद भी आप इसे 35 तक लगाइए। अगर लगाना चाहे मैक्सिमम एज इज़ 45, आप 45 तक भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसे जितनी जल्दी लगाएंगे उतना ही ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। और सर्वाइकल कैंसर, जो कि आप यकीन जानिए कि सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है विमेन में कैंसर के लिए, वो सर्वाइकल कैंसर? बिल्कुल सर, उससे इसका प्रिवेंशन होगा। अच्छा। तो ये कितनी कमाल की चीज़ है। तो ये क्या एकदम 9 साल की यदि कोई बच्ची होगी और स्वस्थ है, बिल्कुल उसको भी लगाना चाहिए? बिल्कुल सर। इसकी 2 डोज लगती हैं, एक लगती है, फिर 1 महीने के अंतराल पर दूसरी लगेगी। अगर आप 15 साल के बाद इसे लगा रहे हैं तो 3 डोज लगेगी। एक लगेगी, दूसरी डोज 1 मंथ के बाद, तीसरी डोज 6 मंथ्स के बाद। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये लैक्टेटिंग मदर्स जो दूध पिलाते हैं बच्चों को, वो भी लगा सकती हैं। अगर आपने ये लगाया और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो भी ये सेफ है, आपको अबॉर्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सबको लगवानी चाहिए। डॉक्टर शेफाली, आप हमारे यहाँ पधारी, आपने खूब सारी जानकारियाँ दी। आपके इस जानकारी से खूब लोगों को फायदा होगा। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।